स्वागत है आपका पीएससी यूट्यूब चैनल पर। मैं पिंटू सर इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा चैप्टर जो 90% बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता है कि सर कैसे क्या हो जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 10 गणित और अध्याय 6 जिसका नाम क्या है, त्रिभुज। बच्चों को त्रिभुज से बहुत ही डर लगता है, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा त्रिभुज का क्लास 10 के अकॉर्डिंग पूरा निचोड़ देने वाला हूं। सिर्फ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और आपको देखिए कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना अच्छा निचोड़ आपको मिलेगा और आप कहोगे सर वाकई में अब त्रिभुज से हमें डर नहीं, अब हमें दोस्ती हो जाएगी। तो आइए बिना देरी के हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखिए इसमें हमें क्या कहा, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हमें कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। त्रिभुज पढ़ने से पहले हमें दो चीजें यानी दो आकृतियां पता होनी चाहिए। एक आकृति का नाम है, बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, एक आकृति का नाम है सर्वांग सम। क्या नाम है? एक आकृति का नाम है सर्वांग सम। और सर दूसरी आकृति हमारी क्या है? तो ये है समरूप। सर्वांगसम को इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट, और समरूप को अगर हम देखें इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। देखिए, तो हमें त्रिभुज पढ़ने से पहले हमें इन दो आकृतियों का, इन दो सर्वांगसम और समरूप के बारे में बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर सर्वांगसम क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे सर समरूप क्या होता है। तो सर्वांगसम जानने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर सर्वांगसम के लिए पहले हमें क्या देखना चाहिए? सर इसका आकार। आकार बोले तो इसका शेप, और दूसरा हमें इसमें पॉइंट क्या पता होना चाहिए? सर दूसरी जो पॉइंट हमें पता होने चाहिए वो हमारा होता है आमाप। आमाप का मतलब होता है साइज। क्या होता है सर? तो ये हमारा होता है साइज। यानी सर्वांगसम आकृति को समझने के लिए आकार और आमाप की आवश्यकता पड़ेगी, अभी समझा रहे हैं। और समरूप के लिए भी हम क्या इसमें देखेंगे? तो सर इसमें भी हमें क्या पता होना चाहिए? सर आकार, और आकार बोले तो क्या शेप, और दूसरा क्या पता होना चाहिए? सर दूसरा हमें आमाप। आमाप बोले तो क्या सर साइज। क्या? तो साइज। अब देखिए मैं अब आपको ये यानी हमें अगर सर्वांगसम आकृति समझना है और अगर हमें समरूप आकृति समझना है तो पहले हमें आकार और आमाप समझना पड़ेगा, और अगर हमें समरूप समझना है तो हमें आकार और इसमें भी आमाप समझना होगा। तो अब आइए हम समझाते हैं। देखिए सर्वांगसम का मतलब है सर्व मतलब सभी, अंग मतलब उसके अंग, सर्व अंग समान, जिसके सभी अंग क्या हो? समान हो। यानी जो देखने में भी एक जैसा हो, और अगर उनको मेजर करें, उनको मापें तो उनका माप भी कैसा हो? एक बराबर हो। तो ऐसी आकृति हमारी क्या कहलाती है? सर्वांगसम आकृति। जैसे देखिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझाना चाहता हूं। ये देखिए ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है। ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? सदवृत्त हैं। तो देखने में देखो क्या एक जैसे लग रहे हैं? तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। तो ये इसका क्या कहलाएगा? सर आकार कहलाएगा। और अगर मैं इस वृत्त को इसके ऊपर ऐसे रख दूं तो देखो ये इसको पूरा पूरा क्या कर लिया? सर ढक लिया।
तो जितनी इस वृत्त की त्रिज्या थी अगर उतनी ही इस वृत्त की त्रिज्या है तब ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा। तो ये क्या कहलाता है सर, यही इसका क्या है, आमाप है। क्या है, आमाप। मतलब दो वृत्त, इन दो वृत्तों को अगर हम देखें तो देखने में एक जैसे तो क्या है, आकार हैं। और साथ में आमाप का मतलब क्या है सर, आमाप का मतलब है कि अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखूं तो ये पूरा पूरा एक दूसरे को क्या कर लेंगे सर, एक दूसरे को पूरा पूरा ऐसे ढक लेंगे। तो सर्वांगसम आकृति देखिए ये ऐसा वृत्त में भी है। अगर मैं ऐसा बात करता हूं आपसे, देखिए ये मैंने आपके लिए दो त्रिभुज भी लिया है, ये देखिए ध्यान से, ये मैंने आपके लिए दो त्रिभुज लिया है। देखो ये भी देखने में त्रिभुज है, ये भी देखने में त्रिभुज है। क्या दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं? जैसा ये है वैसा ये भी है, तो इनका आकार एक जैसा होना चाहिए। सर आमाप, आमाप मतलब क्या, जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई होनी चाहिए, जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई होनी चाहिए, जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई होनी चाहिए। और अगर ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे हम लोग रख दें तो ये इसको पूरा पूरा क्या कर लेगा, ढक लेगा। तो सर्वांगसम आकृति के लिए आकार और आमाप दोनों निश्चित होना चाहिए। अगर देखने में एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन अगर इनको मापें या इसके एक को दूसरे के ऊपर रखें, अगर पूरा पूरा ढकेगा नहीं, पूरा पूरा कवर नहीं करेगा, तो वे आकृतियां आपकी सर्वांगसम आकृतियां नहीं कहलाएंगी। तो सर्वांगसम आकृति के लिए आकार और क्या, आमाप दोनों होना चाहिए। मतलब दोनों ही दोनों देखने में भी एक जैसा, और उनको मेजर करें, उनको मापें तो वो भी उनकी पूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ऐसी आकृतियां आपकी सर सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। सर अब आते हैं समरूप में। देखिए समरूप में आने के लिए हमें क्या करना है सर, इसमें भी देखिए मैं आपको दो वृत्त लूंगा। देखिए समरूप के लिए भी क्या है, इसमें भी आकार है सर, इसमें भी आकार है। मतलब ये भी अगर आपका आकार, इसमें भी आकार देखना है, देखो ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है। दोनों क्या देखने में वृत्त लग रहे हैं क्या? अगर दोनों देखने में वृत्त लग रहे हैं तो सर इसका भी आकार एक जैसा है जैसा सर्वांगसम आकृति में। लेकिन अगर मैं इस बड़े वृत्त को इस छोटे पर रखूं तो ये छोटा वाला देखो इस बड़े वाले को पूरा पूरा ढक नहीं रहा है। तो अगर पूरा पूरा ढक नहीं रहा है मतलब इसकी त्रिज्या अधिक है, इसकी त्रिज्या क्या है, कम। तो इनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर नहीं है। मतलब जब हम नापेंगे तो बड़ी त्रिज्या का माप अलग होगा, छोटी त्रिज्या का माप अलग होगा। तो समरूप आकृति क्या कहता है सर, देखने में आकार तो एक बराबर हो लेकिन इनका आमाप बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जब उनको मापे, मेजर करें तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा कवर नहीं करेगा। और अगर पूरा पूरा कवर नहीं, देखो जैसे इसको मैं उठाकर इसके ऊपर रखूं, देखो इतना हिस्सा ये तुम्हें खाली दिख रहा है, और अगर मैं इधर भी रखूं देखो ये पूरा हिस्सा खाली दिख रहा है। तो ये जो इतना हिस्सा बच रहा है ना, ये इस वृत्त की त्रिज्या छोटी होने के कारण। तो सिंपल शब्दों में क्या समझना है कि सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनका आकार और आमाप दोनों निश्चित हो, और जबकि समरूप आकृति वो आकृति होती है जिसका केवल आकार निश्चित होना चाहिए जबकि आमाप निश्चित नहीं होना चाहिए। तो ये बातें इन दोनों में अंतर है। सर्वांगसम मतलब सर्व अंग समान, अब समरूप मतलब केवल रूप समान होगा, अंग समान नहीं होगा। तो सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनका आकार और आमाप दोनों बराबर होता है या दोनों निश्चित होता है, जबकि समरूप आकृति में केवल आकार निश्चित होता है, आमाप निश्चित नहीं होता। आई थिंक इतनी बातें आपको पता हो गई। अब जैसे देख लो मैंने कहा
कि मान लो मैंने ये आपको बनाया त्रिभुज, ये भी देखो मैंने एक त्रिभुज बनाया। अब अगर मैं देखने में तो मतलब परफेक्ट नहीं, लेकिन अगर मैं इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखूं तो ये इसको पूरा पूरा क्या कर लेगा, ढक लेगा। और देखो दो देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम। देखिए ये ऐसे चिड़ै उड़ा दीजिएगा और ऐसे चिड़ै उड़ा के निचवा इसे दो बराबर के डंडी खींच देंगे ना, तो ये सिंबल जो होता है ये सर्वांग सम त्रिभुज को प्रतीक, यानी इसको कहते हैं कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, ये क्या है, सर्वांग सम को रिप्रेजेंट प्रदर्शित करने का ये सिंबल। उसी तरह अगर मैं कहूं देखो ये एक त्रिभुज है और ये भी देखो एक त्रिभुज है, तो अब आप देखोगे इसमें ना, सर देखने में तो दोनों त्रिभुज लग रहे हैं, लेकिन एक बड़ा है तो एक क्या है, छोटा। लेकिन यहां देखो दोनों तुमको बराबर दिख रहे हैं, देखने में भी एक जैसे हैं, इनका लंबाई भी एक जैसी है। लेकिन इसमें देखो, इसमें देखने में एक जैसे हैं लेकिन एक की लंबाई बड़ी है, एक की लंबाई क्या है, छोटी। तो सर्वांगसम आकृति के लिए केवल और केवल हमें क्या देखना है, केवल और केवल सर्वांगसम आकृति के लिए हमें केवल आकार और अमाप, मतलब ये दोनों देखना है कि अगर ये दोनों फॉलो हो रहा है, आकार भी निश्चित है और अमाप भी निश्चित है, तो सर्वांगसम आकृति। जबकि समरूप के लिए केवल और केवल और केवल हमें क्या देखना है, सर आकार देखना है, हमें अमाप नहीं देखना है। तो यहां से देखना एक प्रश्न बनेगा कि क्या सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या समरूप होंगी, मतलब जितने भी सर्वांगसम के गुण हैं क्या समरूप में मिल रहा है, सर नहीं मिल रहा है। सर्वांगसम में गुण था आकार भी निश्चित होना चाहिए, सर अमाप भी निश्चित होना चाहिए। आकार तो निश्चित है लेकिन अमाप निश्चित नहीं है, तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप नहीं होती। लेकिन सभी समरूप क्या होंगे, सभी समरूप, ध्यान सुनना कि सभी सर्वांगसम आकृतियां, जितने भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, समरूप होंगी। लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए हमें आकार और अमाप दोनों चाहिए। जबकि आकार तो मिल रहा है लेकिन अमाप नहीं मिल रहा है। तो ये बातें याद रखना कि सभी सर्वांगसम जो होंगे, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होंगी, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होंगे। ये इन दोनों में क्या है, अंतर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अब आगे कि हमें इसमें अगला स्टार क्या पढ़ना है, अगली पॉइंट। तो अगला पॉइंट सर हमें पढ़ना है थेल्स प्रमेय। क्योंकि देखिए त्रिभुज पढ़ने के लिए मैंने आपको कहा था कि किन दो हमें आवश्यकता पड़े, देखो तो एक हो गया हमारा क्या, सर्वांगसम और समरूप, और अब हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। देखो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए तो वो जो भुजा होगी वो उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। सर इसका क्या मतलब है, समझा रहा हूं। देखिए सर ये जो थेल्स प्रमेय कहता है, ये देखिए एक त्रिभुज है और अगर मैं कहूं देखो ये अगर ये त्रिभुज है, नामकरण करना चाहूं ए, ये बी और ये क्या है सी, और अगर इस ए बी सी में अगर मैं बीसी के समांतर एक में रेखा खींचूं, बीसी के समांतर अगर मैंने रेखा खींचा और उसका नाम मैंने क्या रख दिया, डीई, तो अगर ये सुनना ध्यान से, अगर ये जो आपकी क्या है, अगर जो आपका ये डीई है, अगर ये डीई बीसी के क्या होगा, समांतर होगा, तो थेल्स प्रमेय देखो यही कहता है कि अगर डीई बीसी के समांतर है, अगर डीई बीसी के समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही थेल्स प्रमेय कहता है। मतलब कि अगर एक मिनट
नहीं हुआ ना सेकेंड। अगर अगर ये कहता है कि BC समांतर किसके हो, DE, चाहे DE समांतर बात एक ही है, या किसके, DE। अगर DE समांतर क्या है सर, BC। BC समांतर DE, चाहे DE समांतर BC हो, तो ये कहता है थेल्स प्रमेय कि इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात मतलब AD क्या बनेगा सर, AD बाई क्या बनेगा सर, DB बराबर जो इसका अनुपात होगा सर AE, ये बनेगा AE बटे क्या सर E और क्या C, E और क्या C। तो देखो ये कहता है थेल्स प्रमेय कि अगर कहता है थेल्स प्रमेय कि अगर किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि अगर हमें ये भुजा जो हमें ये भुजा अगर इसके समांतर है, तो इन भुजाओं का अनुपात हमेशा 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 क्या होगा सर, बराबर होगा। तो ये हमारा क्या है सर, थेल्स प्रमेय। अब आता है एक थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा। मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, ये भी याद हमें करना है। अब देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि अगर कोई हमें त्रिभुज एक दिया हुआ है और इस त्रिभुज का अगर मैं नामकरण करूं A B और क्या C, और इसमें एक DE जो आपकी एक रेखा है, क्या है DE आपकी एक क्या है रेखा, और ये DE जो रेखा है वो इस त्रिभुज को AD बाई DB, ध्यान सुनना, AD बाई हमने कहा ये, अब देखो इसमें क्या था, ये इसके समांतर थी, लेकिन इसमें समांतर नहीं, इसमें कह रहा है कि DE एक भुजा इस त्रिभुज ABC को AD बाई DB बराबर AE बाई EC, AE बाई क्या EC। अगर ये इस भुजा का अनुपात इसका अनुपात और इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात अगर हमें दिया है, तब ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि ये जो आपका DE है, ये जो DE है सर, DE समांतर किसके हो जाएगा सर, B और क्या बन जाएगा C बन जाएगा। ये थेल्स प्रमेय का क्या कहता है सर, विलोम कहता है कि अगर हमें इस भुजा का अनुपात दिया है तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। जबकि इसमें क्या कर रहा था कि अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इन भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा सर, बराबर होगा। तो ये चीजें भी इतना देखो, ये बेसिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपको नहीं आई तो त्रिभुज समझने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। ये बातें आप क्या करना, याद रखना। इसीलिए जितना बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन, अब इसमें दो तीन बातें और अगर आप याद कर लिए तो बस इतना पढ़ लीजिए, ये गारंटी देता हूं मैं, त्रिभुज आपको 100% समझ में आएगा। आइए दो तीन बातें और क्या है, देखिए दो तीन बातें में अगला जो स्टार है, हमें क्या पढ़ना है अब कि समरूपता के नियम, यानी अगर दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। और यहां पर एक बात याद रखना कि अगर थेल्स प्रमेय का ये जो विलोम होता है ना, ये जो चीजें आप याद कर लेना, और इसी को हम लिखते हैं कि अगर ये दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे, यहां पर वो लगाते हैं चीजें, तो वहीं पे लिखते हैं किसके द्वारा, तो BPT, इसको BPT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बातें याद रखना। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है कि अगर दो त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप, यानी यहां से अब हमें क्या सीखना है, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता।
त्रिभुजों की समरूपता। देखिए, त्रिभुजों की समरूपता के लिए हमें क्या, देखो इसमें 3 नियम पढ़ने हैं। सर क्या क्या पढ़ने हैं, तो देखो ध्यान से कि जब हम त्रिभुजों की समरूपता का नियम पढ़ते हैं, तो अगर मैं इसमें नियम नंबर 1 की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए मतलब कोण कोण कोण। ए मतलब एंगल, यानी एंगल एंगल एंगल, हिंदी में कोण कोण कोण। समरूपता नियम, समरूपता समरूपता नियम। सुनना अब इस बात को ध्यान से, मतलब कि अगर किसी ध्यान देना कि अगर हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर हमें कभी भी दो त्रिभुज आपस में क्या किए जाएंगे, हाँ देखो यहां एक याद रखना इसमें कि अगर सर्वांगसम आकृति का सिंबल ये है, तो समरूप आकृति का सिंबल क्या होगा, केवल चिड़िया, और नीचे आप कोई भी डंडी नहीं खींचो, बस ये, यानी ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है, और ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम। बस छोड़कर आइए देखते हैं। तो आप देखिए इसमें कह रहा है कि कोण 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 समरूपता नियम क्या कहता है कि कोई भी एक आपका जो त्रिभुज दिया जाएगा, इस त्रिभुज में कोई भी जो आपके कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर, मतलब ये वाला कोण, मतलब क्या कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के क्या है, अगर बराबर है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोण 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 समरूपता नियम। जैसे मान लो मैंने कहा अगर ये ए, ये बी, ये सी, और मान लो हमने कहा ये पी और ये क्यू और ये आर, तो मान लीजिए मैंने इसमें कहा कि कोण जो ए है ये कोण पी के क्या है, बराबर। कोण बी मान लो हमने कह दिया कोण बी बराबर क्या है, सर कोण क्यू ले लेंगे, और कोण जो सी है ये कोण हम लोग क्या ले लेंगे, आर। देखो केवल यहाँ पे जो त्रिभुज समरूप हुए ना, सर ये कौन सा नियम लगा, ये कोण का सिंबल है, देखो तीनों कोण की बात हो रही है, तो इसे कहते हैं हम लोग कोण 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 समरूपता नियम। यानी किसी भी दो त्रिभुजों को अगर हमें समरूप सिद्ध करना है, तो पहला पॉइंट हमें उनको तीनों कोण देखना है, ठीक। तो ये बातें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीजें अगर इतना आप याद कर लिए तो त्रिभुज आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ वाह क्या मजा आ रहा है। तो अब देखिए हम लोग दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरा स्टार में दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम सर ये है एस एस एस, साइड साइड साइड, मतलब भुजा 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 समरूपता नियम। भुजा 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता, समरूपता नियम। देखो भुजा 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 जो समरूपता नियम है, भुजा 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 जो समरूपता नियम है, इसमें आपके दो त्रिभुज होंगे, इसमें भी आपके दो त्रिभुज होंगे, और अगर दो त्रिभुज अगर आपस में हैं, सुनना ध्यान से, क्या समरूप, तो ए बी सी और ये पी क्यू और क्या आर, अगर दो त्रिभुज आपके क्या हैं, अगर दो त्रिभुज आपके समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों में क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका क्या मतलब सर, संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब क्या है कि जो ये ए बी है, ए बी का अनुपात हम किसके साथ ले सकते हैं, सर पी क्यू के साथ। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पी क्यू देगा, बस ये अनुपात अगर इसके बराबर है तो हम क्यू आर भी ले सकते हैं, ये अनुपात अगर पी आर के बराबर है तो हम पी आर भी ले सकते हैं। तो यहां से देखिए ए बी, तो ये बन जाएगा ए बी, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं जगह कम पड़ जाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ए बी बटे क्या पी क्यू। मतलब अगर दो त्रिभुज आपस में अगर समरूप होंगे,
तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो AB बाई PQ इसका जो अनुपात है BC बाई QR, सर BC यहां से BC और यहां से QR बटे क्या QR बराबर सर यहां से AC बाई क्या बन जाएगा सर, आप कहोगे सर क्या PR। तो ये बातें याद रखना कि अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, अगर समरूप होते हैं, कोई भी दो त्रिभुज आपस में अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा और हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर। ये दूसरा नियम। और पहला नियम कहता है कि अगर कोई भी लाइट, हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों लाइन भर गया था। आइए, तो मैंने क्या कहा था कि अगर दो त्रिभुज आपके क्या होते हैं, समरूप, अगर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और अगर दो त्रिभुज अगर आपस में क्या होते हैं, समरूप, तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और बस ये कि इन्हीं दोनों से रिलेशन निकल कर आया। तीसरा जिसे हम लोग कहते हैं नियम, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नियम हमारा है इसे कहते हैं SAS समरूपता नियम। SAS समरूपता नियम मतलब क्या है ये आपका, तो सुनिए ध्यान से। यहां से इसका मतलब ये है कि अब S मतलब साइड, A मतलब एंगल, S मतलब क्या, साइड, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता नियम क्या कहता है, अब इसको समझते हैं। देखो जैसे मैंने कहा कि अगर ये आपके दो त्रिभुज हैं, अगर ये आपके दो क्या हैं, अगर ये आपके दो आपके त्रिभुज हैं और ये दोनों के दोनों त्रिभुज, इसमें नामकरण कर दूं A B और ये C, ये P, ये Q और ये क्या R। और अगर ये दोनों के दोनों क्या हैं, समरूप, अगर हमें सिद्ध करना है तो हमें समरूप सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी दो भुजाओं का अनुपात हमें आपस में क्या करना होगा, बराबर। और साथ में उनका एक कोण, लेकिन वो जो कोण होगा उन दोनों भुजाओं के अंतर्गत बनना चाहिए, बीच बनना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से AB का अनुपात अगर मैं PQ के बराबर लूं, AB बाई क्या PQ, तो इस AB का अनुपात PQ के बराबर हो गया। और अगर मैं BC बाई क्या लूं, QR, BC बाई क्या QR, देखो ध्यान से, AB ये रहा सर, ये आपका PQ रहा, BC रहा, ये रहा QR। देखो इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण यहां B बन रहा है और यहां क्या बन रहा है सर, Q बन रहा है। तो यहां से जो होगा, ये अगर कोण B जो है, अगर कोण क्या है Q के बराबर है, तो यहां से हम कहते हैं कि ये जो नियम लगता है, ये साइड एंगल क्या लगता है, साइड लगता है। अब मैं एंगल C को नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लिए हमें AC और क्या चाहिए, BC चाहिए। सर BC है लेकिन इसमें AC का अनुपात नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम उस चीज को नहीं ले सकते। सर हम A नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते एंगल, क्योंकि देखो यहां से हमने AB लिया, हमें BC, इसमें BC नहीं है सर, इसमें AC है, जबकि इसमें AB का अनुपात हमें दिया है, लेकिन यहां देखो AC का अनुपात नहीं दिया हुआ है। तो ये दो त्रिभुज आपके होंगे, अगर आपके समरूप हैं, तो समरूप होने के लिए आप क्या देखेंगे कि दो साइडें, मतलब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है और उनके अंतर्गत, उनके बीच बनने वाला कोण अगर आपस में बराबर है, तो हम कहते हैं कि साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, समरूप हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगर ये चीजें आपने इतना कर लिया तो मैं ये गारंटी देता हूं, आप त्रिभुज में अपने आप में खुद मास्टर हो जाओगे और दूसरे को आप पढ़ा सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।